नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। दिल्ली सरकार की शक्तियों के बंटवारे मामले में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार किसका, इस पर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 5वें दिन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला देश की राजधानी का है, ऐसे में इसके महत्व को देखते हुए मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाए और दिल्ली को अराजकता के हवाले न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की शक्तियों के बंटवारे मसले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे पर जीएनसीटीडी बनाम भारत सरकार मामले में 2018 के फैसले को बड़ी बेंच को रेफर करने की केंद्र ने मांग की। दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली को लेकर यहां ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है कि राष्ट्रीय राजधानी को हाईजैक किया जा रहा है। समस्या ये है कि दूसरा पक्ष संसद की तुलना केंद्र सरकार से कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ 10 जनवरी 2023 से इस मामले की सुनवाई कर रही है। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सरकार के लिए अपनी दलीलें पूरी की और केंद्र सरकार के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। आज मामला डॉक्टर सिंघवी के रिजवाइंडर तर्कों के लिए पोस्ट किया गया था। जैसे ही पीठ बैठी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को बड़ी बेंच को रेफर करने की याचिका दायर की। वहीं डॉक्टर सिंघवी ने तब कहा कि रेफर करने का मुद्दा केंद्र द्वारा अपनाई गई विलंब की रणनीति है। उन्होंने कहा कि 2018 के फैसले को बड़ी बेंच को रेफर करने की याचिका मामले की 10 पोस्टिंग के दौरान कभी नहीं उठाई गई थी और अंतिम सुनवाई शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले दिसंबर 2022 में पहली बार उठाई गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि रेफर आवेदन 2018 के फैसले के खिलाफ 2021 में दायर पुनर्विचार याचिका के समान है। सिंघवी का खंडन करते हुए मेहता ने तर्क दिया, हम राजधानी को अराजकता के हवाले नहीं कर सकते। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के मंत्र को हमेशा दोहराने की जरूरत नहीं है। केंद्र ने मामले को बड़ी बेंच को इस आधार पर रेफर करने की मांग की है कि जीएनसीटीडी बनाम भारत संघ मामले में संविधान पीठ का 2018 का फैसला एनडीएमसी बनाम पंजाब राज्य 1996 मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के साथ असंगत है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के समान है। 2018 के फैसले में संविधान पीठ ने निर्वाचित सरकार की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर जोर दिया और कहा कि एलजी को उन मामलों के संबंध में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए जिन पर दिल्ली सरकार के पास कार्यकारी और विधायी शक्तियां हैं और राष्ट्रपति को एलजी का रेफरेंस केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। 6 मई को तत्कालीन सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सेवाओं से संबंधित मुद्दे को संविधान पीठ को रेफर किया था। ने अनुच्छेद 239 ए के दायरे की व्याख्या करते समय इस पहलू पर विचार नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ताओं में आपको बता दें कि याचिकाओं में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई है। ये चुनौती याचिकाओं में दी गई है। साथ में ये भी कहा गया है दिल्ली हाई कोर्ट के विभाजित फैसले के खिलाफ भी अपील है। बता दें आपको कि 3 मार्च 2023 तक लिखित प्रस्तुतियां दायर की जाएगी। अगली सुनवाई 21 मार्च 2023 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 21 मार्च 2023 को सूचीबद्ध किया है। इस बैच को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
याचिकाओं के बैच में 4 प्रकार के मामले शामिल हैं। पहला, मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता पर दिल्ली हाई कोर्ट के विभाजित फैसले के खिलाफ अपील है। दूसरी, जनहित याचिकाएं हैं जो मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता के खिलाफ दायर की गई हैं। तीसरी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका है, जिसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत एक पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा गया है। और चौथा, हस्तक्षेप करने वाले अनुप्रयोग हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा, अलग अलग फैसले को देखते हुए पहला विकल्प यह है कि आप उच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश से मामले का फैसला करने के लिए कह सकते हैं और फिर आपके न्यायाधीश अंतिम निर्णय ले सकते हैं। दूसरा विकल्प मामले की सुनवाई करना है। पहले विकल्प के साथ इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का लाभ होगा। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने असहमति जताते हुए कहा कि हाई कोर्ट के दोनों विचार पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। सीजेआई ने पूछा कि क्या सरकार इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहती है। मेहता ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि चूंकि इस मामले का सामाजिक असर होगा, इसलिए सरकार को एक जवाब दाखिल करना होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से उनके विचार मांगे हैं। कानूनी प्रभाव के अलावा इसके सामाजिक प्रभाव भी हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा, भारत सरकार 15 फरवरी 2023 तक जवाबी हलफनामा दाखिल करेगी। बैच की सुनवाई 21 मार्च 2023 को होगी। पूजा धर और जयकृति जडेजा को नोडल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है। वो एक सामान्य संकलन तैयार करेंगे। 3 मार्च 2023 तक लिखित प्रस्तुतियां दायर की जाएंगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में पत्नी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने पहचान छिपाने के लिए एक आवेदन मांगा। अनुरोध मंजूर कर लिया गया और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आवेदक की पहचान छुपाई जाएगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ जमीन धसाव मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अब पहले उत्तराखंड में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पहले सुनवाई करने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता पुनर्वास और मुआवजे की मांग हाईकोर्ट में रख सकते हैं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं पर लागू होगा। याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भूधसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई गई है। जोशीमठ धसाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। धसाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। इस मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि मामले की हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे में पहले सिद्धांत में हाई कोर्ट को सुनवाई करने देनी चाहिए। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो आप वहां जाकर अपनी बात क्यों नहीं रखते। जो भी याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं वो हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे में कार्रवाई की ओवरलैप की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता पुनर्वास और मुआवजे की मांग हाई कोर्ट में रख सकता है। हम उन्हें हाई कोर्ट में चल रहे मामलों में अर्जी दाखिल करने की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर 12 जनवरी को पास किया है
जिसमें उन्होंने सभी निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। तो इसलिए आप लोगों को भी जब उत्तराखंड हाई कोर्ट देख रहा है तो उसमें ही एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए। हम लोगों की ओर से ये कहा गया है कि उसमें रिलीफ वर्क के लिए कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए रिलीफ का पोर्शन जो है वो आर्टिकल 21 में पड़ता है, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप एक सब्सटेंटिव पिटीशन हम लिबर्टी देते हैं कि वहीं फाइल करिए, और रिलीफ वर्क के लिए भी अगर चाहें तो जो पिटीशन पेंडिंग है उसमें भी आप इंटरवीन कर सकते हैं। याचिका में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के साथ उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने का भी आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया। याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भूधसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई। सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की टनल के निर्माण कार्य को तत्काल बंद करें। तब तक इसे बंद रखा जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित भू वैज्ञानिकों, जल वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की उच्च स्तरीय समिति का गठन हो और वो उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार के विकास और निर्माण कार्य के लिए गाइडलाइन तैयार न कर लें। याचिका में कहा गया है कि एनटीपीसी और सीमा सड़क संगठन को भी राहत कार्यों में मदद करने का आदेश दिया जाए। याचिका में केंद्र सरकार, एनडीएमए, उत्तराखंड सरकार, एनटीपीसी, बीआरओ और जोशीमठ के जिले चमोली के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और भी मैटर्स इसी तरह के पेंडिंग हैं, जिसमें कि अपना एनटीपीसी प्रोजेक्ट एंड अदर प्रोजेक्ट्स जो है उसमें डिस्प्यूट में हैं। तो हमारा ये था कि चूंकि ये नई त्रस्ती है, वो जो कोर्ट कह रहे हैं कि आप उसमें जाओ 21 की पिटीशन में, दैट वाज रिलेटेड टू ग्लेशियर फॉलिंग, जो ग्लेशियर गिरा था उसकी पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और उसमें एक इंटरिम ऑर्डर हुआ है। उसी ऑर्डर को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि उस ऑर्डर में ये हुआ है कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को कोर्ट ने स्टॉप कर दिया है इन द मीन टाइम, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है। और हमारी पिटीशन में वो केवल प्रोजेक्ट नहीं था, हमारी पिटीशन में लोगों का जो वायलेशन हो रहा है, उनके घर उजड़ रहे हैं, उनको खाने की, रहने की सारी दिक्कतें, वो सब इंक्लूड थी। हमने हाई लेवल कमेटी की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में ये सब रेज करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका समेत सभी अर्जियों की सुनवाई पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में जातीय जनगणना के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग के मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को पटना हाई कोर्ट जाने को कहा है। मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गवाई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जातीय मतगणना पर रोक लगाई गई तो सरकार ये कैसे निर्धारित करेगी कि आरक्षण कैसे दिया जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि ये तो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लगती है, आप अपनी मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। बिहार सरकार को जातीय जनगणना मसले पर राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य में जातीय जनगणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। बिहार सरकार ने इस साल 7 जनवरी को जातीय सर्वे शुरू किया था। इसमें पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के सर्वे में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक परिवार का डाटा डिजिटल रूप से संकलित करने की योजना है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस विक्रम नाथ याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण से प्रभावित नहीं हुए। जस्टिस गवाई ने कहा, ये एक प्रचार हित याचिका है। अगर ये प्रदान किया जाता है तो राज्य सरकार कैसे निर्धारित करेंगे कि आरक्षण कैसे दिया जाना है। वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने को कहा। खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को वापस लेने के साथ ही खारिज कर दी। दरअसल बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी।
11 जनवरी 2023 को इस मामले को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि जनगणना अधिनियम 1948 की व्यापक योजना के अनुसार केवल केंद्र सरकार के पास नियम बनाने, जनगणना कर्मचारी नियुक्त करने, जनगणना करने के लिए आवश्यक परिसर, मुआवजे का भुगतान, सूचना प्राप्त करने आदि की शक्ति है। याचिका में संविधान की 7वीं अनुसूची का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जनगणना संघ सूची के क्रम संख्या 69 के अंतर्गत आती है और इस प्रकार ये केवल संसद है जो जनगणना के विषय पर कानून बना सकती है और ये केवल केंद्र सरकार है जिसके पास संविधान के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्रकार की जनगणना को अधिसूचित करने की कार्यकारी शक्ति है। ये आगे तर्क देता है कि जनगणना अधिनियम 1948 जाति आधारित जनगणना पर विचार नहीं करता। सरकारी अधिसूचना की इस आधार पर आलोचना की गई कि इसने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया। जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना अवैध और असंवैधानिक है और ये देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने और तुच्छ वोट बैंक की राजनीति के लिए जाति के आधार पर लोगों के बीच सामाजिक वैमनस्य पैदा करने का प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया और कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम किसी को अनिश्चित समय तक जेल में बंद नहीं रख सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जमानत का मापदंड सभी के लिए समान हो। दिल्ली दंगे के आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था। साथ ही कोर्ट को अवगत कराया कि घटना के चश्मदीद गवाह ने आरोपी मिश्रा को मौके से भागते देखा था और ये बात चार्जशीट में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि अपराध गंभीर श्रेणी का है और ऐसे में आरोपी को जमानत देना समाज पर बुरा असर डाल सकता है। वहीं आशीष मिश्रा की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पिछले 1 साल से जेल में हैं। एक बार उनको जमानत मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज कर दी थी। इस मामले में 400 से ज्यादा गवाह हैं जिनका बयान होना है। इस स्थिति में 5 साल तक मामले में ट्रायल चलेगा। ऐसे में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को अनिश्चित समय तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जमानत का मापदंड सभी के लिए समान हो। दिल्ली दंगे के आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। रोहतगी ने कहा कि दूसरे FIR जो दर्ज किए गए उसमें आरोपों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इस मामले में कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है। इस पर यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि इस मामले में 4 आरोपियों की जमानत का ट्रायल कोर्ट में विरोध किया गया। यूपी सरकार ने कहा कि इस जघन्य अपराध पर जमानत दिए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी सरकार से पूछा कि जब चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्ज फ्रेम हो चुका है तो ऐसे में जमानत पर बहस करें। पीड़ित पक्ष को वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जघन्य अपराध के मामले में सुप्रीम कोर्ट को आरोपियों को जमानत नहीं देनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, तो क्या हम मूक दर्शक बने रहें? कानून के तहत जमानत की मांग की सुनवाई करना और निर्णय देना हमारी शक्ति के तहत है। आप दायरे का ख्याल रखें। रोहतगी ने कहा कि जिस जगजीत सिंह ने मामले में शिकायत की है वे चश्मदीद गवाह नहीं हैं और उसकी शिकायत सिर्फ अफवाह पर आधारित है। मुकुल रोहतगी ने ये भी कहा कि उनका मुवक्किल अपराधी नहीं है और कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया में है और इस पर विचार चल रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इससे जुड़े अतिरिक्त सबूत मंत्रालय को दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु मसले पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है।
प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बारे में संस्कृति मंत्रालय अदालत को सूचित करेगा। बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से प्रधान न्यायाधीश की पीठ को जानकारी देने के बाद आया। CJI ने स्वामी से कहा कि चाहे तो वो मंत्रालय में जिम्मेदार व्यक्ति से मिल सकते हैं। इसके बाद स्वामी ने कहा कि अगर वो किसी से नहीं मिलना चाहते, हम एक ऐसी पार्टी में हैं, ये हमारे घोषणा पत्र में था, मंत्रालय को 6 या 4 सप्ताह में फैसला करने दें। संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेपी सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए स्पेस मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं। छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे हैं और ये दावा नहीं कर सकते हैं कि यही राम सेतु के अवशेष हैं। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु के संबंध में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। स्वामी ने कहा कि वो मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं, जिसमें केंद्र ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था और कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की उनकी मांग पर विचार करने के लिए 2017 में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा, जिसने 2007 में राम सेतु पर परियोजना के लिए काम रोक दिया। तब केंद्र ने कहा था कि उसने परियोजना के सामाजिक आर्थिक नुकसान पर विचार किया और वो राम सेतु को क्षति पहुंचाए बिना पोत मार्ग परियोजना का दूसरा मार्ग खोजना चाहती है। अदालत ने तब सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से दूर पम्बन द्वीप पर है, जिसे रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। ये श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।